आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। गांव के इकलौते स्कूल विद्यासागर में आज रात से ही जिग्नेश का काम शुरू होने वाला था। दरअसल जिग्नेश को विद्यासागर स्कूल में चपरासी का काम मिला था। काम के मुताबिक उसे दिन में तो ड्यूटी करना ही था, साथ ही रोज रात को स्कूल में रुककर उसे चौकीदारी भी करनी थी। हालांकि काम थोड़ा ज्यादा जरूर था, मगर इन सारे कामों के बदले जिग्नेश को एक अच्छी तनख्वाह मिलने वाली थी। शाम के तकरीबन 4:30 बजे जब सारे बच्चों की छुट्टी हुई तो एकाएक सारे मास्टर भी अपने अपने घर को निकलने लगे। तभी हेडमास्टर साहब चलते हुए जिग्नेश के पास आए और बोले, सारे बच्चे निकल गए हैं तो एकाएक सारे क्लासरूम का दरवाजा जाकर बंद कर दो। अब मैं भी निकलता हूं, कल सुबह मुलाकात होगी, अपना ध्यान रखना। इतना कहकर हेडमास्टर साहब एक तरफ चले गए और जिग्नेश सभी कमरों का दरवाजा बंद करने के लिए दूसरी तरफ चला गया। बच्चों की शोर से गूंजता स्कूल अब धीरे धीरे खामोशी के गिरफ्त में था। सारे कमरों का दरवाजा बंद करने के बाद जिग्नेश जब तक नीचे आया तब तक पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था, जो कि इस ठंड के मौसम में लाजमी ही था। स्कूल 3 मंजिला था और कमरों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए जिग्नेश कहीं पर भी 2-3 बेंचों को सटाकर आराम से सो सकता था। रजाई और बिस्तर वगैरह सब कुछ उसे स्कूल की तरफ से ही मिला था। अंधेरा हो जाने के बाद स्कूल देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा था। ना तो किसी फ्लोर में एक भी लाइट जल रही थी और ना ही उस पूरे बिल्डिंग में जिग्नेश के अलावा दूसरा कोई मौजूद था। जिग्नेश को स्कूल में रात बिताने को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि इस काम में आज उसका पहला दिन था। खैर, एक लंबी सांस भरकर जिग्नेश सोचने लगा कि आज वो किस मंजिल पर रहेगा। ग्राउंड फ्लोर के सभी कमरों में ताला लगा हुआ था, क्योंकि वो सारे कमरे सामानों से भरे पड़े थे। इसलिए अब जिग्नेश या तो दूसरे फ्लोर में रुक सकता था या फिर तीसरे फ्लोर में। बहुत सोचने के बाद जिग्नेश ने दूसरी मंजिल पर रात कटाने का फैसला किया और मन में ये ठानते ही वो सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर जाने लगा। जिग्नेश अभी सीढ़ियां चढ़ ही रहा था कि तभी उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उसके साथ साथ सीढ़ियां चढ़ रहा हो, क्योंकि जिग्नेश अपने कदमों के साथ साथ किसी और के कदमों की आवाज भी साफ तौर पर सुन पा रहा था। उसने तुरंत अपनी टॉर्च की लाइट चारों तरफ घुमाई, मगर टॉर्च की रोशनी में टूटी फूटी पुरानी सीढ़ियों को छोड़कर बाकी कुछ जिग्नेश को नहीं दिखा। जिग्नेश को लगा ये उसके मन का वहम होगा, मगर जब जिग्नेश सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर रुका तब भी वो सीढ़ियां चढ़ने की आवाज आती रही और आवाज सुनकर जिग्नेश ने यह साफ तौर पर महसूस किया कि वो सीढ़ी चढ़ने की आवाज धीरे धीरे तीसरी मंजिल पर जाकर खत्म हो गई। पहले पहले तो जिग्नेश काफी डर सा गया, मगर फिर उसने सोचा शायद उसी के कदमों की आवाज पूरे फ्लोर में गूंज रही होगी और ये सिर्फ उसका एक वहम मात्र है, बाकी अगर कोई होता तो दिखता जरूर। यही सब सोचते सोचते जिग्नेश एक क्लासरूम का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया और अंदर जाकर दरवाजा बंद करके बैठ गया। रात और ठंड दोनों ही धीरे धीरे घनी होती जा रही थी। कुछ घंटों के बाद जिग्नेश ने घर से लाया हुआ खाना खाया और खाना पीना हो जाने के बाद सोने की तैयारी करने लगा।
उसने क्लासरूम के 3 बेंचों को आपस में जोड़ा और अपना बिस्तर लगाकर उसी पर लेट गया। लेट तो वो गया था, मगर नींद शायद जिग्नेश की आंखों से कोसों दूर थी। बिस्तर पर लेटे लेटे जिग्नेश अभी सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने जिग्नेश के ठीक ऊपर वाले क्लासरूम में बेंच सरकाया हो। हालांकि ये आवाजें दिन के शोर शराबे में उतनी तेजी से नहीं सुनाई देती, मगर रात की उस गहरी खामोशी में वो आवाज ऐसे सुनाई पड़ रही थी जैसे कान के पास से ही आ रही हो। पहले तो जिग्नेश ने सोचा जरूर कोई चूहा वगैरह होगा, मगर फिर उसे ख्याल आया कि कोई चूहा बेंच तो नहीं सरका सकता। हालांकि उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, मगर फिर भी हिम्मत जुटाकर उसने तीसरी मंजिल पर जाने के लिए खुद को तैयार कर ही लिया और टॉर्च उठाकर तीसरी मंजिल की तरफ चलता बना। सीढ़ियां चढ़कर जिग्नेश जैसे ही तीसरी मंजिल पर पैर रखा तो उसके शरीर के रोंगटे एकदम से फूलने लगे और उसे बहुत तेज ठंड लगने लगी। अब ऐसा क्यों हो रहा था, जिग्नेश को कोई आइडिया नहीं था। उसे तो ऐसा ही लग रहा था कि शायद यहाँ इस तीसरी मंजिल पर ठंड ज्यादा है, लिहाजा वो आगे बढ़ने लगा। चलते चलते वो हर एक क्लासरूम के दरवाजे पर टॉर्च मार मार कर देख रहा था कि कहीं किसी कमरे का दरवाजा खुला हुआ तो नहीं है। अभी वो टॉर्च मारते मारते आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसने देखा कि एक क्लासरूम का दरवाजा खुला हुआ है। उस खुले हुए दरवाजे को देखकर जिग्नेश को बहुत हैरानी हुई कि आखिर ये दरवाजा अपने आप ही खुला तो खुला कैसे, क्योंकि जिग्नेश को अच्छे से याद है कि उसने इस कमरे का दरवाजा सही से बंद किया था। खैर, डरते डरते जिग्नेश उस क्लासरूम में दाखिल हुआ। टॉर्च घुमाकर चारों तरफ देखा, मगर उस कमरे में कोई नहीं था और ना ही कोई बेंच अपनी जगह से हिला हुआ नजर आ रहा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। पूरा कमरा जांच लेने के बाद भी जब जिग्नेश को कोई अजीब चीज नहीं दिखी तो वो कमरे से बाहर निकला और दरवाजा लॉक करके वापस दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। जिग्नेश अभी सीढ़ियों की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसे पीछे की तरफ से किसी के फ्लोर पर दौड़ने की आवाज आने लगी। आवाज सुनकर जिग्नेश चौंकते हुए एकदम से पीछे मुड़ा, मगर पीछे कोई नहीं था। जिग्नेश को अब समझ आने लगा था कि जरूर दाल में कुछ काला है, इसलिए वो अपने कदम तेजी से चलाने लगा। जिग्नेश अभी चलकर सीढ़ियों के पास पहुंचा ही था कि तभी उसे पीछे से आवाज आई, अंकल इधर हूं मैं। उस आवाज को सुनकर जिग्नेश के बदन में खून की जगह डर दौड़ने लगा, मगर फिर भी हिम्मत जुटाकर वो पीछे पलटा तो पाया कि फ्लोर के उस तरफ जहां लोहे की रेलिंग लगी हुई थी, उस तरफ एक बच्चा रेलिंग के ऊपर खड़ा है। उस बच्चे की उम्र यही कोई 15-16 साल के आसपास की रही होगी। तभी उस बच्चे ने चिल्लाकर जिग्नेश को कहा, अंकल टॉर्च मत जलाओ। जिग्नेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उस बच्चे को क्या जवाब दे। वो किसी भूत की तरह खड़े होकर सिर्फ उस बच्चे को देखे जा रहा था, मगर तभी उस बच्चे ने जिग्नेश की तरफ देखते हुए बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा दी। ये देखकर जिग्नेश के होश उड़ गए और वो दौड़ता हुआ नीचे पहुंचा, मगर चौंकाने वाली बात तो ये थी कि वहां नीचे कोई बच्चा नहीं था। जिग्नेश को समझ आ गया कि यहां ज्यादा देर तक रुकना उसके लिए ठीक नहीं होगा,
इसलिए वो स्कूल में ना रुककर सीधे घर आ गया। अगले दिन जब जिग्नेश वापस स्कूल गया तो उसने हेडमास्टर साहब को पूरी बात बता दी। सारी बात सुनकर हेडमास्टर साहब ने बताया कि आज से कुछ साल पहले बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाने की वजह से उस बच्चे ने स्कूल के तीसरे मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। उसी की मौत के बाद से ही उस तीसरी मंजिल पर अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगीं। इससे पहले स्कूल ने बहुत से चपरासी रखे थे, मगर कोई भी एक रात से ज्यादा टिक नहीं सका। ये सब सुनकर जिग्नेश ने उसी दिन उसी वक्त वो नौकरी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। मौसी के घर आए हुए आज हम दोनों भाइयों को करीब 4 दिन बीत चुके हैं। गर्मियों की छुट्टियां अभी भी बहुत बाकी है। हम तो ये पहले से ही तय करके आए थे कि 10-12 दिन आराम से मौसी के घर में रहेंगे, पर हमारी इस सोच पर पानी तब फिर गया जब एक दिन अचानक मौसी के घर पर हमारे घर से चिट्ठी आई। चिट्ठी पढ़कर हम काफी परेशान हो गए, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था कि घर पर दादाजी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा था कि हमें लाने के लिए वो हमारे पास एक ठेला गाड़ी वाले को भेजने वाले हैं, जो कि दोपहर तक यहाँ यानी मौसी के घर पर पहुंच जाएगा। खबर सुनकर हम दोनों भाई काफी परेशान हो गए, और क्योंकि बात काफी गंभीर थी इसलिए मौसी जी ने भी हमें नहीं रोका। जिसके बाद हम दोनों भाई फटाफट अपना सामान समेटने लगे और दोपहर का खाना खाकर उस ठेले वाले के साथ अपने गांव की ओर निकल पड़े। ठेले वाला हमारे गांव का ही था। उसका नाम बिरजू था। हम लोग उसे बिरजू काका कहकर बुलाते थे। खैर, चूंकि मौसी के यहाँ से हमारा गांव काफी दूर था, तो हो सकता है वहां पहुंचते पहुंचते हमें रात भी हो जाए। और क्योंकि उस जमाने में ऑटो रिक्शा या कोई दूसरा साधन नहीं हुआ करता था, तो कहीं ना कहीं दूर जाने के लिए इसी तरह से जाना पड़ता था। ठेला गाड़ी में बैठे बैठे दोपहर शाम में तब्दील हो चली थी, पर अभी भी हम हमारे गांव के आसपास भी नहीं थे। बिरजू काका भी अब ठेला चलाते चलाते काफी थक चुके थे। ऊपर से इतनी तेज गर्मी, मुझे बिरजू काका पर दया आ गई, जिस वजह से मैंने उन्हें कुछ देर ठेला रोककर आराम कर लेने के लिए कहा। लिहाजा उन्होंने ठेला गाड़ी को एक बड़े से पेड़ के पास रोका और आराम करने लगे। तब तक फिजा में अंधकार पसर चुका था। उन दिनों किसी भी तरह की बिजली की सुविधा भी नहीं हुआ करती थी। वो तो अच्छा हुआ कि बिरजू काका हमेशा अपने थैले में एक लालटेन रखते थे। लिहाजा उन्होंने लालटेन जलाकर ठेला गाड़ी के हैंडल पर बांध दिया और हम लोग वापस से अपने गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। पहले के मुकाबले गर्मी से अब हम लोगों को काफी राहत मिल रही थी, क्योंकि अब ना तो धूप हो रही थी और ना ही गर्म हवाएं चल रही थी, बल्कि मौसम अब काफी ठंडा हो चुका था। मगर अंधेरा पूरे फिजा में फैला हुआ था। दूर दूर तक हमारी लालटेन के अलावा रोशनी का और कोई जरिया नजर नहीं आ रहा था। अभी हम लोग गांव के उस कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी बिरजू काका ने कहा, बेटा तुम लोग पैर ऊपर करके बैठो, रात का समय है, ऊपर से अंधेरा भी काफी ज्यादा है। बिरजू काका की बात सुनकर मैंने और मेरे छोटे भाई श्याम ने, हम दोनों ने अपने पैरों को ठेले के ऊपर चढ़ा लिया। कहीं ना कहीं उस अंधकार भरे माहौल में मुझे काफी डर भी लग रहा था। पता नहीं कब क्या हो जाए। इस प्रकार के हजारों ख्याल एक ही बार में दिमाग में घूमे जा रहे थे। पर चूंकि हमारे साथ बिरजू काका थे,
तो कहीं ना कहीं हमारी हिम्मत बंधी हुई थी। मेरा छोटा भाई श्याम बैठे बैठे ही झपकियां ले रहा था, मगर मुझे जरा भी नींद नहीं आ रही थी। मैं चुपचाप ठेले पर बस बैठा रहा और इधर उधर देखे जा रहा था। अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी बिरजू काका ने हम दोनों से कहा, देखो, अब हम लोग जिस रास्ते पर जाने वाले हैं वो रास्ता उतना सही नहीं है। अगर पीछे से कोई आवाज दे या फिर किसी भी तरह की कोई आवाज आए तो तुम लोग गलती से भी पीछे मत देखना, समझ गए? इस पर मैंने बिरजू काका से कहा, पर काका ऐसा क्यों? पीछे क्या है? इस पर काका ने कहा, आज आसमान पर चांद नहीं है, मतलब आज अमावस है। इतना कहकर बिरजू काका एकदम से चुप हो गए और तेजी से ठेला गाड़ी आगे बढ़ाने लगे। हालांकि उस समय मैं छोटा जरूर था, पर अमावस की रात क्या होती है ये मैं बहुत ही अच्छे से जानता था। तो बिरजू काका की बात सुनकर मैं और भी ज्यादा घबराने लगा, मगर अब किया भी क्या जा सकता है। खैर हम लोग आगे बढ़ते रहे। अभी हम लोग जंगल से घिरे उस कच्चे रास्ते पर कुछ आगे बढ़े ही थे कि तभी अचानक हमें पीछे की तरफ से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई हमें बुला रहा हो। आवाज सुनकर अभी मेरा छोटा भाई श्याम पीछे पलटने जा ही रहा था कि तभी बिरजू काका सामने से बोल पड़े, पीछे मत मुड़ना, उस आवाज को नजरअंदाज करो। बिरजू काका की बात सुनकर श्याम पीछे मुड़ते मुड़ते रुक गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाजें हैं क्या और किसकी हैं और इस रास्ते पर आ कहां से रही है। पर मैं इतना जरूर समझ चुका था कि हो ना हो दाल में कुछ तो काला है, पर मुझे ये नहीं पता था कि यहां तो पूरी दाल ही काली है। हमारी ठेला गाड़ी उस रास्ते पर काफी आगे निकल आई थी, पर वो आवाजें थी जो हमारा पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। मैंने अपने कानों को अपने हाथों से बंद कर लिया था। कुछ देर बाद जब मेरे भाई ने मुझे कान से हाथ हटाने का इशारा किया तो मैंने अपने हाथों को अपने कानों पर से हटाया। वो अजीब तरह की आवाजें अब बंद हो चुकी थी। तभी बिरजू काका बोले, अभी खतरा टला नहीं है, चुपचाप बैठे रहो, पीछे मत देखना। बिरजू काका की बात सुनकर मैं काफी घबरा गया कि भला अब क्या होने वाला है। बिरजू काका काफी तेजी से ठेला गाड़ी भगाए जा रहे थे। चलते चलते अब हमारी ठेला गाड़ी एक बांस से घिरे जंगल के रास्ते पर पहुंच चुकी थी। वो रास्ता उस पहले वाले रास्ते से भी ज्यादा सुनसान और डरावना लग रहा था। पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि यहाँ हमारे साथ कुछ तो गलत होने वाला है। मैं बस यही मना रहा था कि मैं जो सोच रहा हूँ वैसा ना हो और हम सही सलामत इस रास्ते से बाहर निकल जाएं। पर शायद हमारी किस्मत को ये मंजूर नहीं था। अभी हमारी ठेला गाड़ी चल ही रही थी कि तभी अचानक ठेले के हैंडल पर लटका लालटेन खुद ब खुद बुझ गया। मगर अजीब बात तो ये थी कि उस वक्त वहां हवा जरा भी नहीं चल रही थी। फिर अपने आप ही लालटेन बुझी कैसे ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। जिस पर मैंने बिरजू काका से कहा, काका ठेला रोककर कहीं लालटेन जला लीजिए। तो इस पर बिरजू काका ने कहा, नहीं, यहाँ ठेला रोकना ठीक नहीं रहेगा। बिरजू काका की बात और उनके ये बोलने का तरीका साफ तौर पर बता रहा था कि हम अभी भी मुसीबत से नहीं निकले हैं। बांस जंगल से घिरे उस रास्ते पर ठेला गाड़ी तेजी से अभी चल ही रही थी कि तभी अचानक ठेला गाड़ी की रफ्तार खुद ब खुद कम होने लगी, जबकि बिरजू काका उसी तरह से पेंडल मारे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पीछे से ठेला गाड़ी को पकड़कर रखा हो।
और क्योंकि मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों आगे देख रहे थे तो हमें साफ तौर पर पता नहीं चल पा रहा था। धीरे धीरे ठेला गाड़ी पूरी तरह से रुक गई और तभी पीछे से एक आवाज आई, ऐसे बचकर नहीं जा सकते तुम लोग। आवाज सुनकर मैं अभी पीछे पलटने जा ही रहा था कि तभी बिरजू काका अचानक जोर जोर से गायत्री मंत्र पढ़ने लगे और उनके ऐसा करते ही हमारी ठेला गाड़ी आगे बढ़ने लगी। धीरे धीरे ठेला गाड़ी की रफ्तार बढ़ती चली गई और हम लोग सीधे अपने घर जाकर ही रुके। बाद में बिरजू काका ने बताया कि वो रास्ता बहुत सालों से ऐसा है। लोगों का कहना है कि उस रास्ते पर जिन्नों का वास है। उस दिन तो हमें अपनी मजबूरी के चलते उस रास्ते पर जाना पड़ा, मगर उस दिन के बाद से हम लोग कभी भी उस रास्ते पर नहीं गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।